वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पंचायती राज। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जब हम पंचायती राज को पढ़ते हैं तो दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक मेन रोल प्ले करते हैं। एक है 73rd और एक है 74th। ये दोनों अमेंडमेंट कब होते हैं? 1993 में। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी प्रोसेस हुआ या इसका क्या इतिहास रहा, आज की वीडियो में हम उस सब को जानेंगे कि आखिर 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। इन सभी को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर पंचायती राज का इतिहास क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे हमारे इंडिया में इसको अप्लाई किया गया। तो वीडियो की एंड तक बने रहिएगा और पूरी क्लास को कवर कीजिएगा ताकि आप भी अच्छे से जान जाएं कि पंचायती राज व्यवस्था को लाना इंडिया में क्यों ज़रूरी हो गया था। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या होता है कि जो भी संघात्मक राज व्यवस्था को अपनाते हैं, यानी जो भी ऐसी कंट्री हैं जो फेडरल सिस्टम को अपनाती हैं, उनके संविधान में सत्ता दो लेवल पर होती है। एक होती है संघ तथा दूसरी होती है राज्य। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संघात्मक राज व्यवस्था क्या होती है। अगर जो लोग न्यू हैं उनको मैं बता देती हूँ। मैंने फेडरल सिस्टम पर एक क्लास ली है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। एक प्ले लिस्ट बनी होगी इंडियन पॉलिटी की और वहाँ पर आपको मिलेगी फेडरल सिस्टम की एक क्लास। आप वहाँ से कवर कीजिएगा और आप अच्छे से समझ पाइएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं ऐसी बता देती हूँ समझने के लिए कि फेडरल सिस्टम वो होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या होती है, दो लेवल का होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है दो स्तर की। इसमें एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट या राज्य। अब इन दोनों के बीच क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, यानी कि कोऑपरेट करते हैं, ना कि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं। केंद्र राज्य को सपोर्ट करता है और राज्य केंद्र के साथ मिलकर काम करते हैं। ये होता है फेडरल सिस्टम। अब इसी के ऑपोजिट होता है एक यूनिटरी सिस्टम, जिसमें केवल एक ही लेवल की सरकार पाई जाती है, वो होती है सेंट्रल लेवल की। उसमें स्टेट जो होते हैं सिर्फ सेंट्रल की जो पावर होती है, सेंट्रल जो ऑर्डर मतलब पास करते हैं, उसी को ये फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये लाइन समझ आई होगी। क्या फेडरल सिस्टम क्या होता है, इसमें जो पावर होती है वो टू लेवल पर होती है, एक स्टेट और एक सेंट्रल। इसी के अपोजिट जैसे मैंने यूनिटरी बता दिया, उसमें पावर क्या होती है, उसमें केवल एक ही लेवल होता है और वो होता है संघ का। आई होप ये लाइन क्लियर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यही व्यवस्था कार्य करती है। कौन सी व्यवस्था? संघात्मक व्यवस्था। कनाडा भी इसी में शामिल है। और हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है वो हमने कहाँ से लिया है? वो कनाडा से लिया है। जब हम संविधान के सिरोध पढ़ते हैं, यानी कि हमने कौन सी कंट्री से क्या चीज़ अडोप्ट की है, तब हम पढ़ेंगे कि इंडिया ने जो संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से ली है, वो ली है कनाडा से। याद रखिएगा। तो इस तरीके से जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में भी क्या होती है, संघात्मक राज व्यवस्था होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 यानी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 1 में साफ तौर पर कहा गया है कि इंडिया क्या है, राज्यों का एक संघ है। इसका संघ है राज्यों का। मतलब ये जो संघ बनाया गया है यानी कि सेंट्रल, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे राज्य हैं जिनको मिलकर एक संघ बनाया गया है। जैसे यूपी, एमपी, टोटल आपने देखी है इंडिया में कितने स्टेट हैं हमारे। इन शक्ति का जो वितरण होता है यानी कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, संघ और राज्यों के बीच होगा। ठीक। आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया जो है एक भारत राज्यों का संघ है, जिसमें शक्ति का जो वितरण होगा वो संघ व राज्यों के बीच किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। संघात्मक देशों में स्थानीय स्वशासन का ढांचा तय करने की शक्ति सामान्यतः राज्यों के पास होती है। जो हम पंचायती राज आज पढ़ रहे हैं, इनका जो शासन होता है वो किसके पास होता है? स्टेट के पास। फेडरल सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया टू लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट और एक सेंट्रल। तो जो पंचायती राज का जो सारा सिस्टम होगा वो किसके पास होगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्लियर। इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी सेंट्रल इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में भी संविधान लागू होने के समय। भारत का संविधान कब लागू हुआ? पहले तो आप ये याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तब से और 1993 तक यही व्यवस्था थी, किंतु इसमें निहित कमजोरियों को देखते हुए, ये जनता की सीधी भागीदारी का महत्व समझते हुए हमारी संसद ने क्या किया कि राज्य विधानमंडल के सहयोग से 1992 और 3 के दौरान 2 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए।
जिसे 73वां और 74वां संशोधन कहा जाता है। अब इसको मैं सिंपल तरीके से समझाती हूँ। जैसे ही हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है और तब से हम सीधे किस लेवल पर काम करते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के और एक स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर हम काम करते हैं। 1993 तक यही व्यवस्था चली, हमारी फेडरल सिस्टम चला। अब उसमें क्या होता है, जब हम देखते हैं कि हमारी जो ये सिस्टम है ये थोड़ा सा कमज़ोर हमें दिखाई दिया। इसमें जो थी जनता सीधे रूप से पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। इन सब चीज़ों को हम जब देखा गया तो संसद ने क्या किया, 1992 और 3 में आकर क्या किया, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई। एक लेकर आई 73वां और एक 74वां। 73 में आता है पंचायती राज यानी कि ग्राम पंचायत, 74 में आता है नगर से रिलेटेड, नगर पालिका से रिलेटेड। ठीक, अब जो इसमें जो ये संशोधन हुआ था ये 1992 में लाया गया और इसको पारित कब किया गया था, 1993 में। याद रखिएगा क्या ये दोनों आए थे, ये 24 अप्रैल को पारित हुआ था 1993 में। ये भी डेट आप याद रखिएगा। आई होप ये थोड़ी सी बैकग्राउंड आप समझ पाए होंगे। अब देखते हैं कि इन संशोधन से क्या हुआ। दोनों संशोधन से हमारे जो संविधान में सत्ता का एक तीसरा लेवल भी निर्धारित कर दिया गया। जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा, फेडरल सिस्टम में हमने 2 लेवल पढ़े, एक सेंट्रल और एक स्टेट। अब एक तीसरा लेवल आ जाता है, वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज, जिसे गांवों के लिए पंचायत और शहरों के लिए नगर पालिका कहा गया। पंचायत वर्ड जो यूज होता है वो होता है हमारे गाँव के लिए, और शहर के लिए वर्ड यूज होता है नगर पालिका। और जो ये 73वां संविधान संशोधन है ये पंचायत से रिलेटेड है, और जो ये 74वां संविधान संशोधन है ये नगर पालिका से रिलेटेड है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इन संशोधन ने हमारी राज्य व्यवस्था को संघात्मक ढांचे से एक कदम और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि संघात्मक में केवल हमने 2 लेवल पढ़े थे, एक सेंट्रल दूसरा स्टेट। अब जो है हम तीसरा लेवल भी ले आए, वो है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज सिस्टम, स्थानीय स्वशासन। अब हमारे संविधान में सत्ता के 3 स्तर हो गए। कितने लेवल हो गए, 3 लेवल हो गए, एक संघ, एक राज्य और एक स्थानीय स्वशासन। आई होप थोड़ी सी ये आपको बैकग्राउंड समझ आई होगी कि हमारे इंडिया में कैसा सिस्टम था और ये पंचायती राज सिस्टम कब से आया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक कि इसका हमारा विकास कैसा हुआ। पंचायती राज का जो क्रमागत विकास है, इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज। क्रमागत से मतलब क्रम से, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। अब हम पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत। इसमें क्या था, पंचायतों के रूप में स्थानीय स्वशासन की एक लंबी परंपरा थी, यानी कि उस टाइम पे भी स्थानीय स्वशासन था। ब्रिटिश के आगमन के बाद स्थिति बदलने लगी। जब 1858 से जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश का आगमन हो जाता है, हमारा इंडिया ब्रिटिश का कॉलोनी हो जाता है, तब क्या होता है, परंपरागत जो पंचायतें थी वो अंग्रेजों के लिए अनुपयोगी थी। यानी कि जो हमारे प्राचीन और मध्यकालीन भारत से पंचायती राज थी, जब ये ब्रिटिश आ जाते हैं तो इन्हें क्या होती हैं, ये इन्हें समझ नहीं आती हैं। इनके मतलब इनको ये पंचायती राज क्या लगी, एक अनुपयोगी लगी, यानी कि यूजफुल नहीं है। ठीक, अब ये लाते हैं कि 73 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर इसको डीपली पढ़ना है तो इन सारे एक्ट पर मैंने एक क्लास लिया, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, गाँव के लिए जमींदार नियुक्त किए गए थे, यानी गाँव लेवल पर क्या होते थे, जमींदार होते थे। वे पंचायतों से स्वतंत्र थे, यानी कि वे इंडिपेंडेंट थे। सरकार के प्रति जवाबदेह थे, यानी कि वो पंचायतों के प्रति जवाबदेह नहीं थे, बल्कि सरकार के प्रति जवाबदेह थे। आगे चलकर सिविल तथा आपराधिक न्यायालयों के गठन के साथ पंचायतों की भूमिका और कमजोर हो गई। क्या हुआ, जब हमारे यहाँ पे मतलब 73 में सिविल तथा आपराधिक कोर्ट बन गए, तब क्या हुआ, ये जो पंचायतों का रोल था ये वीक हो गया, यानी कि कमज़ोर हो गया। आई होप आपको 73 में क्या था पंचायतों का रोल वो समझ आया होगा। अब चलते हैं हम 1857 में, जब ब्रिटिश सरकार को समझ में आने लगा कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के बिना इतने बड़े देश का शासन चलाना उनके लिए संभव नहीं है। क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में इनको क्या लगा कि ये जो पंचायतें हैं ये तो अनुपयोगी हैं, इनका तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन जब इतना बड़ा देश है तो इसे चलाने के लिए इनके स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज के बिना इसे चलाना उनके संभव में नहीं था। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी भी एक बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं तो वो इजीली हम कवर कर लेते हैं, उसको जल्दी पूरा कर लेते हैं। और जब एक बड़ा काम होता है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। वही ब्रिटिश को लगने लगा 1857 में। अब बात करते हैं हम 1882 की। इसमें क्या होता है, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे भारतीय स्वशासन संस्थाओं के इतिहास में क्या बोला जाता है, मेग्ना कार्टा। अगर आपसे पूछा जाए कि मेग्ना कार्टा किसके काल में आया, मतलब पंचायती राज से रिलेटेड, तो आप याद रखिएगा 1882 में लॉर्ड रिपन। इस प्रस्ताव में रिपन क्या कहते हैं कि नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला बोर्ड के गठन का प्रस्ताव उन्होंने रखा था 1882 में। किसने, लॉर्ड रिपन ने।
अब हम बात करते हैं 1919 की। इसमें आता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट यानी अधिनियम। इसने भी क्या किया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ये पारित हुआ। इसके तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था विधायी विषयों को 2 वर्गों में बांटा गया, यानी कि दोहरे शासन की व्यवस्था के तहत विधायी विषय जो थे उसको 2 भागों में डिवाइड किया। एक था सुरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित। स्थानीय शासन को, जो स्थानीय स्वशासन था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, उसको क्या किया गया, हस्तांतरित विषयों के बीच रखा गया। इसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रांतीय विधायकों को दी गई। 1919 में जब प्रांतों में दोहरा शासन आया तो पंचायती राज को हस्तांतरित विषय में रखा गया और इस पर जो कानून बनाने की शक्ति थी वो किसको थी, जो प्रांत की विधायिकाएं थी। अब याद रखिएगा, अभी आप कौन कौन से पढ़े हमने। सबसे पहले 1773 पढ़ा, उसके बाद 1857, 1882, 1919। आई होप ये आपको हिस्ट्री समझ आई होगी। अब देखिए 1990 से 1935 के दौरान क्या होता है, सभी ब्रिटिश प्रांतों ने स्थानीय स्वशासन संबंधी अधिनियम पारित किए। यानी जो भी ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे जिन पर भी ब्रिटिश का शासन था, उन्होंने क्या किया, स्थानीय स्वशासन संबंधी अधिनियम पारित किए। सबसे पहले किसने किया, बंगाल ने किया 1990 में। 1920 में मद्रास ने, बम्बई और संयुक्त प्रांत, बिहार तथा मध्य प्रांत ने किया। 1922 में पंजाब ने किया। 1925 में असम ने किया। 1928 में मैसूर ने तथा 1935 में जम्मू कश्मीर जैसे अधिनियम पारित किए गए। ये सभी फैक्ट आप याद रखिएगा। अब देखते हैं कि हमारे इंडिया में, अब हमने कहाँ तक हिस्ट्री पढ़ी। हमने प्राचीन मध्यकाल से स्टार्ट होकर 1773 के चार्टर से स्टार्ट होकर हमने कहाँ तक पढ़ा, 1935 तक। अब 1935 के बाद आती है हमारी संविधान सभा और पंचायती राज, क्योंकि 1946 में क्या होता है, हमारी संविधान सभा का गठन होने लगता है। किसके तहत, कैबिनेट मिशन के तहत। अब जब हमारी संविधान सभा बन रही है तो जरूर जाहिर सी बात है कि अब हम पढ़ते हैं कि संविधान सभा में पंचायती राज का क्या रोल रहा। देखिए संविधान सभा में एक अलग अलग आइडियोलॉजी के मेंबर थे, यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग थे सबकी आइडियोलॉजी अलग थी। तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट क्या रहेगा कि सभा में जो भी पंचायती राज को लेकर एक सबकी आम सहमति नहीं थी। कुछ लोग इसके सपोर्टर थे, कुछ इसके मतलब अपोजिशन में थे, यानी कि इसको नहीं मानते थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टी प्रकाशम, महात्मा गांधी, ये क्या थे, ये पंचायती राज के पक्षधर थे। ग्राम स्वराज ही भारत की शासन प्रणालियों का आधार बनना चाहिए। किस किस का कहना था, राजेंद्र प्रसाद, टी प्रकाशम और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो तो पंचायती राज के बहुत बड़े पक्षधर भी थे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अंबेडकर जैसे नेता क्या मानते थे कि पंचायती राज की स्थापना सही नहीं है, ये विरोधी थे। आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, मतलब अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, कि पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किसने किया, तो आप एक ही नाम याद रखिएगा, इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्लियर हुआ। अब देखिए, अब दोनों तरह के लोग थे, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इसके बाद कोई एक असहमति के बाद, एक सेकेंड, संविधान में इस मुद्दे का एक बहुत बड़ा विचार विमर्श हुआ, यानी कि डिस्कशन हुआ यहाँ पर। और इसका रिजल्ट ये निकला क्या, श्री के संथानम के प्रस्ताव पर सहमति कायम हुई। उनका प्रस्ताव क्या था कि पंचायती राज को अनिवार्य रूप देने की बजाय नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर लिया जाए। आपको याद होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में है, वो पंचायती राज कहाँ है, आर्टिकल 40 में, याद रखिएगा। और आर्टिकल 40 क्या है, एक नीति निदेशक तत्व है। 36 से और 51 तक क्या है, DPSP यानी कि नीति निदेशक तत्व। आर्टिकल 36 से 51 तक, ये याद रखिएगा। इसी सहमति के आधार पर देखिए अनुच्छेद 40 की रचना हुई, जिसमें क्या कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन बनाने के लिए कदम उठाएगा। कौन उठाएगा, राज्य। और उनकी ऐसी शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान करेगा उनको कि उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अब देखिए, मैंने आपको अभी कितने आर्टिकल बताए। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो भी नीति निदेशक तत्व होते हैं वो कितने आर्टिकल में है, 36 से 51 तक। ठीक। वो आर्टिकल 4 में क्या है, ग्राम पंचायत। संविधान सभा ने स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में शामिल किया। अब ये सूची क्या होता है, जब हमारा संविधान है उसमें हम 1935 के अधिनियम से हमने सूची एडॉप्ट की है। ये सूची कितनी है, ये 3 तरह की हैं। एक है केंद्र यानी सेंट्रल, एक सेकेंड, लिस्ट है हमारी टोटल 3। एक है नेशनल लेवल की, दूसरी स्टेट लेवल की। अब नेशनल लेवल पर होता है जो उस पर जो कानून बनाते हैं वो बनाता है केंद्र, और जो स्टेट राज्य लेवल पर होती है उस पर जो कानून बनाने का होता है वो राज्य को होता है।
एक सूची और है थर्ड, वो है समवर्ती सूची। उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों को है, याद रखिएगा। टोटल हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं और तीनों पे फर्स्ट पे बनाता है केंद्र सरकार, दूसरे पे राज्य सरकार और तीसरे पे समवर्ती सूची। अब जो ये पंचायती राज पर जो कानून बनाने की जिम्मेदारी थी, ये मतलब जो भी जिम्मेदारी थी वो किसको दी गई थी? केंद्र को नहीं दी गई थी बल्कि राज्य को सौंपी गई थी। ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको एक इतिहास पढ़ाया कि हमारे संविधान में पंचायती राज की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले तो हमारा संविधान संघात्मक था, उसके बाद जब देखा गया कि 1950 से 93 तक कुछ कमजोरियां देखने को मिली, जनता सीधी तरह से भागीदारी नहीं कर पा रही थी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर क्या लाया जाता है? 73 एंड 74 अमेंडमेंट लाया जाता है। फिर हमने ये देखा कि प्राचीन भारत में क्या हुआ, 1773 में क्या हुआ, 1857, 1882, 1919, इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर हमने संविधान सभा पर भी डिस्कस किया। क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए अब जो संविधान हमारा लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, और हमने कहानी पढ़ ली कहाँ तक की? 1946 में जो संविधान सभा बनी उसके डिस्कशन तक की। अब जो संविधान हमारा लागू हुआ 1950 में, उसके बाद पंचायती राज का क्या रोल रहा, इसके लिए क्लास पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आई होप आपको पंचायती राज का जो इतिहास था वो समझ आया होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।